हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ मानसी और आज मैंने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग केसेस डिस्कस करते हैं ऑन फैमिली लॉ. सो दिस वीडियो कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर everyone whosoever is preparing for any kind of competitive exams related to law या जनरली भी अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं या लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जजमेंट्स सबके लिए ही इंपॉर्टेंस रखते हैं. तो कुछ बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स, कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग थे जजमेंट्स फैमिली लॉ के, वो आज हम डिस्कस करेंगे. जल्दी से जाके अपने लीगल फ्रेटर्निटी के सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, लाइक करो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो. और स्टार्ट करने से पहले लेट मी इन्फॉर्म यू ऑल दैट देयर इज़ दिस कूपन कोड विच इज़ LEACYT. इस कूपन कोड को आप यूज़ कर सकते हैं टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ आवर कोर्सेज. हमारे कोर्सेज एक्सप्लोर करने के लिए आप toprankers.com पर जा सकते हैं एंड 6363286363 पर कॉल कर सकते हैं. ठीक है, चलें तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट जजमेंट से. द फर्स्ट जजमेंट इज़ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम. बहुत ही फेमस जजमेंट, 1985 सुप्रीम कोर्ट 945. इस जजमेंट में सबसे बड़ा इशू जो ये रेज़ हुआ था कि एक मुस्लिम विमेन थी जिनका नाम था शाहबानो बेगम. इनका डिवोर्स हो गया था अपने हस्बैंड के साथ और इनका हस्बैंड इन्हें मेंटेनेंस देने से मना कर रहे थे. इनके हस्बैंड इन्हें मेंटेनेंस नहीं देना चाहते थे, तो इन्होंने 125 ऑफ CRPC के अंदर मेंटेनेंस के लिए पिटिशन फाइल करी. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज़ हुआ कि जब मुस्लिम हस्बैंड की मुस्लिम लॉ के अंदर मुस्लिम हस्बैंड की ड्यूटी होती है कि उसको अपनी वाइफ को सिर्फ इद्दत पीरियड के ड्यूरेशन में मेंटेन करना होता है. अगर इद्दत पीरियड के ड्यूरेशन में ऑलरेडी हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन कर चुका है तो क्या उस मुस्लिम हस्बैंड के ऊपर 125 ऑफ CRPC को अप्लाई किया जा सकता है और क्या उस हस्बैंड को 125 ऑफ CRPC के अंदर मेंटेनेंस पे करने का ऑर्डर दिया जा सकता है? क्या इद्दत पीरियड के ख़त्म होने के बाद भी मुस्लिम वेमेन को मेंटेनेंस दिया जा सकता है? ये कुछ इश्यूज़ थे जो इस जजमेंट में अराइज हुए थे. ठीक, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 125 ऑफ CRPC जो है ये एक सेक्युलर प्रोविज़न है. ये सब पर अप्लाई होता है रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन. तो आपका रिलीजन कुछ भी हो सकता है, यू माइट बी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वट एवर योर रिलीजन इज़, सबके ऊपर 125 ऑफ CRPC अप्लाई होगा. ये एक सेक्युलर प्रोविज़न है और इसी को बोलते हुए कहा था कि अ डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन अनएबल टू मेंटेन हर सेल्फ इज़ एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस बियॉन्ड द इद्दत पीरियड. कहा कि इद्दत पीरियड के बियॉन्ड भी मुस्लिम विमेन को मेंटेनेंस देना पड़ेगा हस्बैंड को अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC अगर मुस्लिम विमेन खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो. और फिर इस केस में शाहबानो बेगम को मंथली मेंटेनेंस अलाउंस प्रोवाइड कराया गया था. The court held that Shahbano was entitled to maintenance under 125. इस डिसीजन के बाद काफ़ी सारे पॉलिटिकल और सोशल डिबेट्स आए जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 लाया गया. अब मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 जब आया तो एक तरीके से शाहबानो बेगम का जो इफ़ेक्ट था उसको नलिफाई कर रहा था. फिर से इसमें ये प्रोविज़न ऐड कर दिया गया था कि मुस्लिम विमेन को मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड के टाइम पर ही दिया जाएगा या इद्दत पीरियड के टाइम पर उसको जितना मेंटेनेंस दिया जाएगा उस मेंटेनेंस को वो फॉर हर एंटायर लाइफ यूज़ कर सकती है. दैट वाज द प्रोविजन ऑफ मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट. ठीक है, तो इस एक्ट में कुछ प्रॉब्लमैटिक प्रोविजंस थे बट बाकी प्रोविजंस ठीक से थे. तो इस एक्ट को चैलेंज किया गया इन डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2001, सुप्रीम कोर्ट 3958. राइट, अब यहाँ पर बेंच थी आपकी GB पटनायक की, S राजेंद्र बाबू, RC लाहौटी, दौरे स्वामी राजू एंड अरिजीत पसायत. ठीक, यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज़ किया गया कि ये जो मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? इस एक्ट को आर्टिकल 14, 15 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ग्राउंड पर चैलेंज किया गया. यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो एक्ट है इस एक्ट को हारमोनियसली इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू अपहोल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी. ये बोला गया कि एक मुस्लिम हस्बैंड जब मेंटेनेंस देगा अपनी वाइफ को ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, अगर वो इतनी मेंटेनेंस दे देता है, अगर वो एक रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस दे देता है जो कि इतनी है कि वाइफ की फ्यूचर मेंटेनेंस कंप्लीट की जा सकती है, मतलब अगर एक लंप सम अमाउंट की तरह पे कर देता है, एक लंप सम अमाउंट अगर अपनी वाइफ को दे देता है जो कि अमाउंट इतना है
कि वाइफ का लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस किया जा सके, तब तो ठीक है। बट अगर हस्बैंड इद्दत पीरियड के टाइम पे अपनी वाइफ को ये लमसम अमाउंट नहीं देता, तो उस सिचुएशन में फिर वाइफ जो है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस की पिटिशन फाइल कर सकती है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट की वैलिडिटी को अपहेल्ड तो किया था, बट इंटरप्रेट किया था इट टू मीन दैट द लायबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर द वाइफ एक्सटेंड्स बियॉन्ड इद्दत पीरियड प्रिजर्विंग द स्पिरिट ऑफ शहाबुन। बट साथ में क्या कहा था कि ये जो अमाउंट है, या तो ये अमाउंट इतना होना चाहिए कि इद्दत पीरियड के बाद भी वाइफ का मेंटेनेंस सिक्योर्ड रहे, या फिर ये जो अमाउंट है ये अमाउंट ऐसा होना चाहिए कि वाइफ को अगर ये अमाउंट इतना नहीं है कि वाइफ लाइफ टाइम मेंटेनेंस सिक्योर कर पाए, तो फिर वाइफ के पास डिस्क्रिशन होगा कि वो 125 के अंदर मंथली मेंटेनेंस की भी पिटिशन दे सकती है। अभी रिसेंट में भी एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, आई थिंक लास्ट ईयर ही आया था। उस जजमेंट में भी डिटेल में डिस्कस किया गया था कि कब मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट अप्लाई किया जा सकता है और मुस्लिम विमेन की क्या राइट है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। अगर आपको वो जजमेंट का नाम पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लास्ट ईयर का ही जजमेंट है, ठीक है। फिर आता है अनदर इंटरेस्टिंग जजमेंट वाज जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे बनाए गए लॉज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविज़न था, जो अडल्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ विमेन को पनिश करता था और विमेन के जो पैरामोर थे बेसिकली उनको पनिश करता था। तो इस सेक्शन को भी चैलेंज किया गया और यहाँ पर आपके दो बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स थे जिन्होंने पहले 497 को अपहोल्ड किया गया था, विच वॉज योर वाई सौमित्री जजमेंट एंड अब्दुल अजीज़ वाला जजमेंट, राइट। तो उन दोनों जजमेंट्स को भी यहाँ पर चैलेंज किया गया। इशू ये था कि क्या सेक्शन 497 आर्टिकल 14, 15 और 21 को वायलेट करता है, और क्या सेक्शन 497 विमेन को मैन की प्रॉपर्टी की तरह एक चैटल की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 497 जो है काफ़ी जेंडर बायस्ड लॉ क्रिएट करता है, क्योंकि ये विमेन को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है और कहता है कि अगर विमेन मैरिड है तो वो विमेन की डिग्निटी के साथ अगर किसी दूसरे मैन ने ऑफेंस किया, अगर उस विमेन की डिग्निटी को किसी दूसरे मैन ने वायलेट किया, तो वो दूसरा मैन रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑल्दो विमेन का कंसेंट हो, ऑल्दो विमेन का जो पैरामोर है, हो सकता है कि विमेन का कंसेंशुअल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, बट उसके बावजूद भी सिर्फ हस्बैंड की रिस्पेक्ट या हस्बैंड की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविज़न क्रिएट किया गया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डेरोगेटरी प्रोविज़न है, एक ऐसा प्रोविज़न है जो विमेन को चैटल की तरह ट्रीट करता है, डिस्क्रिमिनेटरी है और जेंडर स्टीरियोटाइप्स को परपेचुएट करता है, ये कहते हुए और कहा कि ट्रीट करता है वाइफ को एज प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, वायलेट्स डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी, जैसे कि वाइफ की डिग्निटी और ऑटोनॉमी से हस्बैंड की भी डिग्निटी और ऑटोनॉमी रिलेटेड हो। और ये बोलते हुए 497 अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, ठीक। फिर आता है आपका शफीन जहान वर्सेस अशोकन KM, हादिया केस भी बोलते हैं इसको, 2018 का केस है। दिस केस वाज रिलेटेड टू राइट टू चूज अ पार्टनर, राइट टू चूज अ पार्टनर। राइट टू चूज़ अ पार्टनर किस एक्सटेंट तक एक्सरसाइज किया जा सकता है, वो इस केस में डिस्कस किया गया था। द डिसीजन वाज गिवन बाय जस्टिस दीपक मिश्रा, AM कन्विलकर एंड DY चंद्रचूड़। यहाँ पर हदिया, जो कि एक ओरिजिनली हिंदू वुमेन थी, शी कन्वर्टेड टू इस्लाम टू मैरी शफीन जहान, ठीक है। इसके फादर ने फिर एक हैबियस कॉर्पस पेटिशन फाइल करी ऑन द ग्राउंड ऑफ फोर्सफुल कन्वर्जन ऑन द ग्राउंड ऑफ लव जिहाद, और ये पेटिशन केरला हाई कोर्ट में फाइल करी गई और केरला हाई कोर्ट ने मैरिज को अनल कर दिया और ये जो विमेन थी हादिया को डायरेक्शन दिया कि वापस अपने पेरेंट्स के साथ जाके रहे और बहुत लंबे चौड़े डायरेक्शंस इशू करे कि इस तरीके से आप इस्लाम में कन्वर्ट होके और जो मैरिज कर रहे हैं ये सही नहीं है, ठीक। फिर हादिया पहुंची सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इशू रेज हुआ कि क्या, और हादिया वाज आल्सो एन अडल्ट और शफीन जहान भी यहाँ पर अडल्ट थे, तो दोनों अडल्ट पर्सन्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इशू रेज हुआ कि क्या कोर्ट
मैरिजेस को अनल कर सकते हैं। कंसेंटिंग अडल्ट्स की अगर शादी हो रही है, अगर कंसेंटिंग अडल्ट्स की मैरिज हो रही है, तो क्या इस सिचुएशन में कोर्ट कंसेंटिंग अडल्ट्स की मैरिज को अनल कर सकते हैं? सेकेंड क्वेश्चन ये रेज हुआ कि क्या हादिया के पास फंडामेंटल राइट टू चूज़ हर पार्टनर नहीं थी? क्या उसकी जो फंडामेंटल राइट है टू चूज़ अ पार्टनर, क्या उस राइट को यहाँ पर कोर्ट ने वायलेट किया है? तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस ओन चॉइस, अपनी पसंद के पर्सन से शादी करना, राइट टू चूज अ पार्टनर इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पेरेंटल और सोसाइटल डिसअप्रूवल कैन नॉट ओवरराइड एन अडल्ट्स ऑटोनॉमी। सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का प्रेशर या पेरेंट्स का डाइसेंट या सोसाइटी का प्रेशर, इसकी वजह से एक अडल्ट के पास अपना स्पाउस चूज करने का जो राइट है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। Supreme Court upheld the validity of marriage and emphasized that courts cannot interfere in the personal choices of adults, including religion and marriage. Supreme Court ने क्या करा? Validity of marriage को upheld करा और ये emphasize किया कि courts अडल्ट्स की पर्सनल चॉइसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अब वो पर्सनल चॉइस रिलीजन से रिलेटेड हो या मैरिज से रिलेटेड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसी भी इंडिविजुअल की अगर कोई मैरिज या रिलीजन से रिलेटेड पर्सनल चॉइस है तो उसमें कोर्ट के पास इंटरफेरेंस या इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है। फिर आता है आपका गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1999 का जजमेंट था, वॉज गिवन बाय जस्टिसेस सुजाता वी मनोहर एंड डीपी वाधवा। यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि सेक्शन 6A ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में जो नेचुरल गार्जियन वर्ड यूज़ किया गया है, ये नेचुरल गार्जियन वर्ड का क्या मतलब है? क्या ये फादर की लाइफ टाइम के लिए है? क्या अगर लिखा है जैसे 6A में लिखा है कि नेचुरल गार्जियन इज़ फादर एंड आफ्टर फादर मदर, ठीक है, और फादर के बाद मदर नेचुरल गार्जियन होगी किसी भी माइनर पर्सन की, तो आफ्टर फादर का क्या ये मतलब है दैट ओनली आफ्टर डेथ ऑफ फादर? क्या सिर्फ और सिर्फ फादर की डेथ के बाद ही, आफ्टर डेथ ऑफ फादर, क्या उसके बाद ही मदर के पास नेचुरल गार्जियनशिप जा सकती है? क्या मदर, फादर जब अलाइव है उस टाइम पे क्या मदर अपने माइनर चाइल्ड की कस्टडी क्लेम नहीं कर सकती है? तो यहाँ पर इशू ये था कि क्या आफ्टर का मतलब ये होता है कि आफ्टर द फादर मीन्स ओनली आफ्टर फादर्स डेथ, और क्या मदर को गार्जियन की तरह कंसिडर नहीं किया जा सकता व्हेन फादर इज अलाइव? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आफ्टर का मतलब ये नहीं होता, आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर नहीं होता, ठीक है। आफ्टर का मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हो सकता है, बट आफ्टर का मतलब ये भी होता है कि इफ फादर इज अनविलिंग या अगर फादर अनएबल है गार्जियन की तरह एक्ट करने के लिए, तो उस सिचुएशन में जो मदर है उसको गार्जियन की तरह अपॉइंट किया जा सकता है। कोर्ट ने साथ में ये भी बोला कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में चाइल्ड का जो वेलफेयर है, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड बिकम्स पैरामाउंट। तो जब भी गार्जियनशिप की बात होगी तब ये देखा जाएगा कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड किसके फेवर में है, फादर को नेचुरल गार्जियन की तरह ट्रीट किया जाए या मदर को नेचुरल गार्जियन की तरह ट्रीट किया जाए, किसके फेवर में होगा वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, अकॉर्डिंगली ये डिसाइड किया जा सकता है कि मदर को नेचुरल गार्जियन डिक्लेयर करना है या फादर को। और ये भी कहा कि दोनों पेरेंट्स का इक्वल राइट है टू एक्ट एज नेचुरल गार्जियन, मियरली बिकॉज सेक्शन 6 क्लॉज ए में ये लिखा है दैट मदर आफ्टर फादर, इसका मतलब ये नहीं है कि मदर का राइट फादर के बाद आएगा, नहीं। कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि मदर और फादर का इक्वल राइट होता है व्हेन इट कम्स टू द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, ठीक। द कोर्ट हेल्ड दैट बोथ पेरेंट्स हैव इक्वल राइट्स टू एक्ट एज नेचुरल गार्जियंस एंड द मदर कैन एक्ट as such during the father's lifetime if circumstances demand. It was a progressive step for gender equality in parental roles. इसके थ्रू एक जेंडर इक्वालिटी इन पेरेंटल रोल स्टैब्लिश हुआ, ठीक। फिर ये दो जजमेंट्स हैं यहाँ पे, सरला मुदगल के बाद आएगा वो, ठीक है। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक मुस्लिम एक हिंदू मैन है, इस हिंदू मैन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है,
ठीक है। ये हिंदू मैन ऑलरेडी एक मैरिड मैन है और शादी के बाद ये इसको एक मुस्लिम विमेन से शादी करनी है, तो ये कन्वर्ट कर लेता है अपना रिलीजन और कन्वर्ट करने के बाद इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर मुस्लिम विमेन से शादी कर लेता है, ठीक। अब यहाँ पर जो इसकी फ़र्स्ट मैरिज है, ये फ़र्स्ट मैरिज को ये डिवोर्स नहीं देता है और सेकंड मैरिज कर लेता है। तो जो इसकी फ़र्स्ट वाइफ है वो कोर्ट के पास जाती है, कोर्ट में सेकंड मैरिज की वैलिडिटी को चैलेंज करती है और इशू ये रेज होता है कि क्या एक हिंदू मैन बिना अपनी फ़र्स्ट मैरिज को डिज़ोल्व करे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में कन्वर्ट होके सेकेंड या थर्ड मैरिज कर सकता है क्या? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट सेकेंड मैरिज विदाउट लीगली एंडिंग द फर्स्ट अमाउंट्स टू बाइगैमी एंड इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने फर्स्ट मैरिज हिंदू की तरह करी थी और उस मैरिज को ख़त्म करे बिना आप सेकेंड मैरिज कर लेते हैं इस्लाम में कन्वर्ट होके, दैट विल अमाउंट टू बाइगैमी एंड विल बी पनिश्ड अंडर 494 ऑफ आईपीसी। कन्वर्जन डज नॉट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द अर्लियर हिंदू मैरिज। यहाँ पे ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सिर्फ कन्वर्जन की वजह से फर्स्ट हिंदू मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी। The court ruled that the practice was an abuse of religion and upheld monogamy under Hindu personal law. It also called for UCC under Article 44. तो कोर्ट ने कहा कि ये अब्यूज़ है ऑफ हिंदू रिलीजन्स कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोगैमी। एक तरीके से आप हिंदू रिलीजन का जो मोनोगैमी का कॉन्सेप्ट है उसको अब्यूज़ करके, उसको ब्रीच करके बायगैमी करने की कोशिश कर रहे हो। दिस विल नॉट बी अलाउड, हिंदू पर्सनल लॉ के वायलेशन में है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए यहाँ पर अपील करें। फिर आता है आपका टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुब्बैया का केस। टी सरिता वर्सेस टी वेंकटा सुब्बैया 1983 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट था। यहाँ पर टी सरिता वॉज एन एक्ट्रेस जिनकी चाइल्ड मैरिज हो गई थी, पर चाइल्ड मैरिज के बाद इनको ऑफर मिला टू बिकम एन एक्ट्रेस इन दी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, राइट। अब जब ये एक्ट्रेस बन गई तो ये अपने हस्बैंड के घर को छोड़ के एक्टिंग करियर में चली गई और अपने मैटर्नल होम में चली गई। तो जो इनके हस्बैंड थे वेंकटा सुब्बैया, इन्होंने कोर्ट में जाके सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आरसीआर की पेटिशन फाइल करी, ठीक है। तो टी सरिता ने यहाँ पर इस सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया और ये बोला कि ये जो सेक्शन है ये विमेन के अगेंस्ट है, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, क्योंकि आरसीआर के अंदर सिर्फ विमेन को कंपेल किया जाता है कि वो जाके हस्बैंड के घर में रहे, पर हस्बैंड को कभी भी कंपेल नहीं किया जाता कि वो विमेन के घर में रहे। इस बेसिस पे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये एलिगेशन को एक्सेप्ट करते हुए सेक्शन 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और कहा था कि ये वायलेट करता है बॉडीली ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ अ वुमेन। एक वुमेन को फोर्स करता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जाके रहे। इस बेसिस पे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सेक्शन 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। बट इसके बाद सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा के केस में फिर से सेक्शन 9 को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया इन 1984। तो सरोज रानी का अपने हस्बैंड के साथ कुछ मैराइटल डिस्कॉर्ड था और फिर ये अपने हस्बैंड का घर छोड़ के चली गई, तो हस्बैंड ने आरसीआर की पेटिशन फाइल करी थी सेक्शन 9 के अंदर। और यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि क्या सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और क्या कोर्ट्स कंपेल कर सकते हैं कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ जाके रहे। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि सेक्शन 9 जो है, ये जो ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर में सिर्फ कोर्ट ये डायरेक्शन दे रहा है कि वाइफ को जाके हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। अगर वाइफ नहीं रहना चाहती है तो वाइफ ऑर्डर को फॉलो नहीं, मतलब ऑर्डर को ना फॉलो करे, ये भी डिस्क्रिशन वाइफ के पास होता है। और अगर 1 साल तक वाइफ इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है तो फिर वो डिवोर्स के लिए या जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकती है, ठीक। दूसरी चीज़ ये बोली गई कि आरसीआर का जो सेक्शन 9 है सिर्फ वाइफ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है पर हस्बैंड के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो जो सेक्शन 9 है उसकी पेटिशन वाइफ भी लगा सकती है और हस्बैंड को भी बोल सकती है कि अपनी कॉन्जुगल ड्यूटीज़ को हस्बैंड रिज्यूम करे और हस्बैंड आके वाइफ के साथ रहे। तो ये जो सेक्शन है ये बोथ वेज एप्लीकेबल है। और ये जो ऑर्डर होता है, अगर पार्टीज इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करती तो पार्टी के पास जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स का राइट आ जाता है और इसी वजह से ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में नहीं है। ना ही राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है, ना ही राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को वायलेट करता है। ये कहते हुए कोर्ट ने सेक्शन 9 को
कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया था और कहा था कि सेक्शन 9 का एम है टू प्रिजर्व मैरिज और मैरिज के ब्रेक डाउन को बचाना चाहता है। द कोर्ट upheld the constitutional validity of section 9, holding that restitution of conjugal rights is a legitimate remedy to protect sanctity of marriage. कोर्ट ने कहा कि restitution of conjugal rights एक legitimate remedy है मैरिज की sanctity को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक, तो ये थे कुछ important and interesting landmark judgments of family law। इस तरीके के और बहुत सारे जजमेंट्स की क्लासेस, रीसेंट और लैंडमार्क जजमेंट्स की क्लासेस, और अगर आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट पीजी के एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए, या अगर आप यूजीसी नेट या गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब के प्रॉपर गाइडेंस के लिए toprankers.com पे जा सकते हैं। LLM प्लस लॉ ऑफिसर में ही हमारे कोर्सेज हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू थोड़ा मज़ा आया होगा, कुछ आइडिया लगा होगा कि फैमिली लॉ के कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, एंड आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। इफ़ इट वॉज देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो अगर आपको कुछ भी रिसेंट अपडेट्स चाहिए एग्जाम्स रिलेटेड तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ये यूट्यूब channel है, please like, share and subscribe. This is the website, email address, and 6363286363. This is the calling number. All right guys, take care, bye bye.